जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अगले टॉपिक को लेकर। दोस्तों टॉपिक क्या चल रहा था, आंकिक प्रश्न चल रहे थे इसमें और अब तक हम लोगों ने 11 प्रश्न कर लिए हैं और आज हमारा 12वां प्रश्न है। चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में बातचीत हो रही थी। दोस्तों 12वां जो प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखें, एग्जाम में आने लायक है। दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलाम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तब उन दोनों आवेशों का जो मान है यानी Q1 और Q2 का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखें, प्रतिकर्षण बल F का मान हमें दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है उसके बारे में यदि हम बात करें तो दोनों आवेशों के मध्य दूरी, और उस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं R, और R आपको दे रखा है 3 मीटर। उसके बाद बल दे रखा है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जिसे हम कूलाम के नियम से समझ सकते हैं, और वो बल भी आपको दिया है 0.075 न्यूटन, ये इतना दे रखा है। साथ ही कहा गया है कि इन आवेशों का जो योग है, इस बात का ध्यान रखें, आवेशों का योग और वो 20 माइक्रोकूलाम दे रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 प्लस Q2 यानी दोनों आवेशों का योग, और वो योग आपको कहा गया है कि 20 माइक्रोकूलाम यानी 20 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसको मैंने कूलाम में बदल दिया तो ये बात कही गई है। साथ ही ये पूछा है कि दोनों आवेशों का मान ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ से एक बात आपको समझ आ रही होगी कि Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है। अगर Q1 माइनस Q2 या Q2 माइनस Q1 ऐसा कुछ हमें मिल जाए तो हम आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए याद रखिए हमें Q1 माइनस Q2 चाहिए। अब ये राशि कैसे निकालनी होगी इस बात को ध्यान दें। देखें एक बार कि यदि हम कूलाम का नियम यहाँ पे लगाए, कूलाम के नियम से आपको पता है कि सीधे यहाँ से Q1 माइनस Q2 निकालना तो संभव नहीं है, तो हम कुछ न कुछ कूलाम के नियम से मेथड लगाते हैं और Q1 और Q2 के लिए जो चीज़ नहीं है वो हम निकाल के देखते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दोस्तों ये फॉर्मूला क्या कहता है कि बल बराबर K Q1 Q2 बटे दूरी का यानी R का स्क्वायर। हमारे पास K है, R स्क्वायर है और F यानी बल है, क्या नहीं है, Q1 और Q2। तो इस Q1 गुणे Q2 को निकालने के लिए इसको आप इधर ले लीजिए और FR स्क्वायर यदि मैं इसका पक्षांतरण करता हूँ और बट्टे हो जाएगा K, FR स्क्वायर बट्टे K, क्योंकि Q1 और Q2 मेरे पास नहीं दिए गए हैं, K है, R स्क्वायर है और F है, तो इसके तरीके से मैंने Q1 इंटू Q2 निकाल लिया और ये Q1 इंटू Q2 मिल जाएगा तो हम कुछ मेथड और लगाएंगे और वहाँ से Q1 माइनस Q2 निकालेंगे। हमें Q1 माइनस Q2 ये राशि चाहिए होगी, इसके माध्यम से हम Q1 और Q2, भाई Q1 प्लस Q2 है हमारे पास, Q1 माइनस Q2 यदि आ जाएगा तो हम इसको निकाल सकते हैं, Q1 और Q2 दोनों के मान। दोस्तों Q1 गुणे Q2 पहला आवेश और दूसरा आवेश, बल आपको दे रखा है 0.075 इंटू दूरी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दूरी 3 है, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 है, बटे K का मान 9 × 10⁹ है, 9 से 9 कैंसल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Q1 और Q2 का जो मान मिला है 0.075 इंटू 10⁻9, ऊपर आया तो 10⁻−9, तो 10⁻−9 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻−9। अब देखें कि 0.075 है, यदि मैं 7 के बाद इस दशमलव को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ 7 के बाद तो 2 यहाँ पे माइनस की घात बढ़ेगी। कहने का मतलब 10⁻9 से बढ़कर 10⁻- में क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और इंटू क्या हो जाएगा 7 5। मैंने 0 और 7 को इधर रखते हुए दशमलव को उधर कर दिया। तो Q1 गुणे Q2 का मान जो है अब आपके पास पड़ा है। अब देखिएगा Q1 गुणे Q2 है, Q1 प्लस Q2 है,
तो अब इसके माध्यम से Q1 माइनस Q2 हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं वो बात भी ज़रा समझिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि Q1 माइनस Q2 का यदि मैं स्क्वायर करूँ, Q1 माइनस Q2 इसका यदि स्क्वायर किया जाए तो A माइनस बी का स्क्वायर, और A माइनस बी का स्क्वायर मतलब Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, ये इसका फॉर्मूला होता है। चाहिए क्या हमें भाई, चाहिए क्या हमें Q1 माइनस Q2 राशि चाहिए, इसके माध्यम से Q1 और Q2 के मान हम अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिएगा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर यानी A माइनस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। एक चीज़ यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ कि माइनस 2Q1 Q2 है, इसके साथ मैं एक बार तो 2Q1 Q2 जोड़ देता हूँ और एक बार 2Q1 Q2 घटा देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना मैंने इसमें जोड़ा उतना का उतना घटा लिया, मतलब वो राशि सेम आ जाएगी। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वापस वही मिल जाएगा। तो कोई नहीं, मैं जितनी राशि इसमें जोड़ रहा हूँ उतनी राशि इसमें घटा भी रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे, ये Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू आपके पास क्या पड़ा है, देखिएगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। मैं इसको प्लस को इधर लेके आ जाता हूँ, प्लस 2Q1 Q2। ये चूंकि ये प्लस में है इसलिए मैंने इसको इधर ले, ये माइनस और माइनस, माइनस के 2Q1 Q2 और माइनस के 2Q1 Q2 मिलाकर के कितने 4Q1 Q2, तो माइनस 4Q1 Q2। क्या यही होगा, मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ये प्लस में राशि थी माइनस में ही उधर गई। तो दोस्तों माइनस 2Q1 Q2 और माइनस 2Q1 Q2 माइनस के 4Q1 Q2, तो ये यहाँ पे हो गया। अब आपको याद आ रहा होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, मैं इसको रिमार्क कर रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसा आप कह सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यहाँ पे इसका बन गया है। अब आप लोग देख रहे हैं अलग अलग से, इसको अलग अलग इस प्रकार से लिखते हैं कि Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बना और माइनस 4Q1 और क्या बना Q2। इधर आपका Q1 माइनस क्या बना Q2, यानी राशि ये बनी। Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर, जिस प्रकार से A माइनस बी का स्क्वायर उस प्रकार से ये A प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बना है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो 4Q1 और Q2। दोस्तों ध्यान दीजिए Q1 प्लस Q2 का मान हमारे पास है, और क्या चाहिए, और चाहिए Q1 इंटू Q2, और Q1 इंटू Q2 का मान भी हमारे पास है। तो क्या यहाँ से दोनों मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर यानी ये वाला, और Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कितना है इतना, तो लीजिए 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। Q1 इंटू Q2 का मान है 7.5 इंटू 7.5 इंटू 10 की घात माइनस में 11, 10 की घात माइनस में 11। अब देखिएगा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 400 इंटू 10 की घात माइनस 6 और माइनस 6, यानी 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 12 के रूप में होगा। साथ ही ये 4 गुणे 7.5 दशमलव है बीच में, अगर दशमलव को यहाँ ट्रांसफर कर दूँ 10 की घात ये 75 हो जाएगा और 10 की घात माइनस में क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्योंकि गुणा करना हमारे लिए आसान होगा। दोस्तों 400 इंटू 10 की घात 12, इसको 4 को यदि 75 से गुणा किया गया तो 300 हो जाएगा, 4 75 300 है ना। तो ये लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ेगा, कोई नहीं, 10 की घात माइनस 12 और 4 इंटू 75 यानी कि 300 इंटू 10 की घात माइनस 12। ये मान आया है किसका, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। दोस्तों 400 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 को तो ले लीजिए कॉमन, और 400 माइनस क्या बचा 300, 400 माइनस 300। अब यहाँ देखिएगा 400 माइनस 300 यानी 100 और 10 की घात माइनस 12, तो Q1
माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ये 10 की घात माइनस 12 है और यहाँ से बचेगा 100, तो इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ कि 100 इंटू 10 की घात माइनस में 12, 100 इंटू 10 की घात माइनस 12। अब कैसे करोगे, देखिएगा अगर स्क्वायर यहाँ से हटता है तो Q1 माइनस क्या निकलता है Q2, और स्क्वायर यहाँ पे रूट लगेगा। अच्छा 100 का कितना हो गया 10 इंटू 10 की घात 12 का हो गया माइनस 6, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 ये होगा। अब 100 का 10 आ रहा है, 12 का 6 आ रहा है, Q1 माइनस Q2 का मान हमारे पास हो गया। अब देखिएगा Q1 प्लस Q2 है और Q1 माइनस Q2 है, अगर दोनों को साथ में लिखता हूँ तो लीजिए ये यहाँ से तो ये मान निकल गया, कोई नहीं मैं इसे यहाँ से लॉक कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास Q1 प्लस Q2 का मान है, Q1 प्लस Q2 का मान है और वो है 20 इंटू 10 की घात माइनस 6। Q1 माइनस Q2 का मान है वो है 10 इंटू 10 की घात माइनस 6। दोस्तों Q2 से Q2 कैंसिल हुआ आपस में, है ना, माइनस प्लस के होने के कारण। Q1 और Q1 कितने, Q1 2Q1 इज इक्वल टू 20 और 10 30 और इंटू 10 की घात माइनस 6 से माइनस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लीजिए 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 मैंने आपसे कहा यानी कितने 30। अच्छा 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात माइनस 6 मैंने इसलिए कैंसिल किया है कि माइक्रो लगा दूंगा, तो ये क्या हो गया माइक्रो कूलाम। क्या कर सकते हैं आप इसे, माइक्रो कूलाम। तो Q1 इज इक्वल टू 30/2 माइक्रो कूलाम, यानी Q1 का जो मान आया वो 15 माइक्रो कूलाम। 10 की घात माइनस 6 को मैंने इसलिए काटा क्योंकि माइक्रो कूलाम। आप इस प्रकार से लिखे चलो, कोई नहीं आप फिर सोचोगे कि कैसे काट दिया। लीजिए तो 2Q1 30 माइक्रो कूलाम आया है, 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो में बदल दिया। लीजिए Q1 इज इक्वल टू 30/2, Q1 15 माइक्रो कूलाम। यदि Q1 15 है और टोटल दोनों का योग 20 है तो Q2 कितना आ जाएगा रे, 20 माइनस 15 यानी कितने 5 माइक्रो कूलाम। Q1 का मान इतना आया है और Q2 का मान इतना आया है। देखें कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों का योग 20 है, क्या 15 और 5 का योग 20 है, बिल्कुल है। तो इसमें यानी सवाल में Q1 और Q2 का जो मान आपको प्राप्त हुआ है 15 माइक्रो कूलाम और 5 माइक्रो कूलाम। तो 15 और 5 के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही याद इसको कैसे रखना है दोस्तों, Q1 प्लस Q2 यानी दोनों आवेशों का योग आपसे कहा गया है, तो आपको ये सोचना है कि हम अगर Q1 माइनस Q2 को निकाल लें तो इस प्रकार से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे Q1 माइनस Q2 आपको चाहिए तो आप सबसे पहले आपको पता है कि इसके होल स्क्वायर के फॉर्मूले में Q1 गुणे Q2 जरूर आता है, तो Q1 गुणे Q2 हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास राशि है भी ना सूत्र में, तो ये हम पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं। गुणा हमारे पास आ गया, उसका योग हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इस प्रकार से उसको घटाकर निकाल सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 क्या होगा। वो राशि जब भी आपके पास होगी तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सवाल इस रूप में करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अब आपका अगला प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न। एक आवेश दे रखा है 10 कूलाम तथा दूसरा आवेश है -10 कूलाम और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस बात का ध्यान रखें। इनकी अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या कहा गया है कि 2 आवेश हैं और 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी इस तरीके से, और एक पर माइनस का आवेश है, यानी एक पर +10 मान सकते हैं और एक पर -10 कूलाम। ये आवेश है, कूलाम में दे रखे हैं, आवेश भी ध्यान रखें। और कहा गया है कि इनसे यानी दूरी तो हमेशा ही केंद्र से मापी जाती है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। और दूसरा कहा गया है कि इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कौन सा बिंदु है दोस्तों, द्विध्रुव के कारण ये यहाँ पर अक्षीय बिंदु, द्विध्रुव का अक्षीय बिंदु, अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता है उसका मान कितना होगा, ये बात बताइए। कितने सेंटीमीटर पर, 60 सेंटीमीटर पर। साथ ही ये कहा गया है कि अक्षीय के साथ साथ निरक्षीय स्थिति भी ज्ञात करनी है। कहने का मतलब इससे निरक्षीय, यहाँ पर निरक्षीय बिंदु यानी यहाँ, और ये दूरी भी कितनी, 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अक्ष के लिए और निरक्ष के लिए 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपको यहाँ से क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दोस्तों
हमें जो चीज़ें, जैसे मैंने प्रश्न आपको समझा दिया, हमें जो चीज़ें दी गई है वो यहाँ पे लिखनी है, दिया है। क्या दिया है? देखिएगा, हमें दे रखा है कि आवेश Q1 है और वो है +10 कूलाम, और आवेश Q2 है वो है -10 कूलाम। ये द्विध्रुव है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव में हम क्या मान के चलते हैं, 2a, जो कि दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदल सकते हैं 10⁻² से गुणा करके। दोस्तों 2a दूरी यहाँ पे दे रखी है। साथ ही ये कहा गया है कि द्विध्रुव के केंद्र से जो भी दूरी मापी जाती है, वो बिंदु जितना दूर है वो दूरी कहाँ से मापी जाएगी, केंद्र से, और वो दूरी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। हम उसे r मान के चलते हैं वहाँ पर भी, और 60 सेंटीमीटर है, इसे भी आप -2 से गुणा करके मीटर के रूप में बदल सकते हैं। अब पूछा है कि अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु के लिए कितनी होगी। आपको पता है कि तीव्रता यानी ई अक्ष जो है वो हमने ज्ञात किया है 2p/4πε0r³। दोस्तों ये फॉर्मूला हमने द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें हमने ज्ञात किया था। क्या है? 2p/4πε0r³। बीच की दूरी r वो वाली है ना, कौन सी, 60 वाली। तो लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ई अक्ष आपको ज्ञात करना है, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता, ई का मतलब तीव्रता ज्ञात करनी है, 2 का तो 2, लेकिन p यहाँ पे क्या है, p यहाँ पे दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण है। हम p को q × 2a लिख सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो कहलाता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण p। तो यहाँ से मैंने p का फॉर्मूला रखा। साथ ही आपको पता है कि 4πε0 को हम k कह सकते हैं, तो इंटू k कर दीजिएगा ताकि 4πε0 यहाँ से हट जाए, बटे r का क्या है, क्यूब। ये त्रिज्या का क्यूब है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, k का मान कितना होता है, ये ई अक्ष के लिए हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है k का मान 9 × 10⁹ गुणे k का मान रखा, और क्या है 2, और क्या है q यानी आवेश, और आवेश प्रत्येक कितना है 10 × 10 कूलाम में दे रखा है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। 2a का मतलब बीच की दूरी, 2a कितनी है 2 सेंटीमीटर, और मीटर में बदला तो 2 × 10⁻² मीटर। तो लीजिए 2 × 10⁻² मीटर बटे r का क्यूब। r यहाँ पर दूरी है अक्षीय बिंदु या निरक्षीय बिंदु की केंद्र से, तो वो दूरी हमें कहा गया कि 60 सेंटीमीटर है, मीटर में बदला तो 60 × 10⁻², तो 60 × 10⁻², और इस पर क्या है दोस्तों, क्यूब, यानी r पर क्या है, क्यूब। 60 × 60 × 60 जब आप करेंगे तो दोस्तों देखिएगा, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं कि 9 दूणे कितने होते हैं 18, 18 को 10 से किया तो 180, 180 को 2 से किया तो 180 को 2 से करने पर 360 प्राप्त हुए। तो ये 360 इंटू आपके पास यहाँ पे 10⁻9 है और यहाँ पे -2 है, 9 में से 2 चले गए तो 10⁻+7 बचे ऊपर, और 10⁻+7 बटे 60 × 60 × 60, 6 को 6 से करोगे 36, 36 को और 6 से करोगे 216। लीजिए 216 और पीछे कितने 0, 3। 10⁻2 का क्यूब 10⁻6, 10⁻6 माइनस के 6 ऊपर गए, प्लस के हो गए 10⁻13 हो गई 360 में, 360 3 दशमलव नहीं है सॉरी, 360 में इसका भाग लगा दोगे तो जो मिलेगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। और वो किसके लिए होगा दोस्तों, अक्ष के लिए होगा। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। दूसरा, अब मैं बात कर रहा हूँ अगली, जो है निरक्ष के लिए। तो ई निरक्ष यानी निरक्ष पर तीव्रता क्या होगी दोस्तों, वो होती है P। यहाँ पर केवल 2P का ध्यान रखें, यहाँ पर है 2P/4πε0³, लेकिन वहाँ पर P है, तो P/4πε0, 4πε0 और r³ P को हम क्या कह सकते हैं, फिर से याद करें, P है Q × 2a, और अगर मैं K लिखता हूँ तो नीचे से 4πε0 चला गया और r का क्या बच गया, क्यूब।
तो यहाँ पर इसमें भी मान रखना है कि 9 × 10 की घात 9 k का मान है, q का मान 10 है, 2a जो दूरी है उसका मान 2 × 10 की घात -6 है, बट्टे r का क्यूब यानी दूरी का क्यूब, और 60 × 60 × 60 यानी 216 और 1000 इंटू r का क्यूब है 10 की घात -6। तो ये स्थितियां होगी इसके लिए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ई निरक्ष के लिए, और वो निरक्ष का क्या होगा आंसर। तो आप इस प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि सीधे फॉर्मूले हमारे पास है ई अक्ष पर यानी अक्ष पर अक्षीय बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी किसी द्विध्रुव के कारण, वो फॉर्मूला भी हमने व्युत्पन्न करके देखा है। और साथ ही निरक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर यानी ऊपर जो केंद्र ओ से गुजरने वाली रेखा है उस पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ उसकी जो तीव्रता है द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितनी होगी उसका सीधा सा फॉर्मूला है। आप ये रख करके इसमें मान रख करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। हालांकि इस तरीके के सवाल ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सीधे फॉर्मूलों पे आधारित सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि जिसमें हल्का पतला कॉन्सेप्ट हो, जिसमें हल्का कॉमन सेंस हमारा काम आता हो, ऐसे सवाल अक्सर बोर्ड पूछा करती है। तो ध्यान रखें ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, 14वां, दो समान बिंदुवत आवेश Q और Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। हमें नहीं पता कि वो कितनी दूरी पर रखे हैं, लेकिन हम मान लेंगे कि वो r दूरी पे है। इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य अन्य आवेश छोटा वाला Q रखा गया है। तो आप Q का मान व Q की क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए कि ये जो Q है यानी दो समान परिमाण के जो आवेश रखे गए हैं, मान और प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब वो धनावेश है या ऋण आवेश है। दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, हल्का सा कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको लगाना है। क्या लगाना है जरा ध्यान दीजिए। कहा गया है कि दो बिंदुवत आवेश और दोनों समान भी है। एक ये आवेश है, मान लेते हैं कि ये Q है, और एक ये वाला आवेश है, इसे भी हम मान लेते हैं कि ये Q है। कहा गया है इनके बीच की दूरी हमें नहीं दे रखी है और इसलिए मैं r मान के चल रहा हूँ। इनके बीच की दूरी r है, ये आपको लिखना भी है साथ में। अब देखिएगा कहा गया है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में, ये रेखा इनको मिला रही, इसके मध्य में यानी यहाँ पे एक छोटा वाला आवेश, ये वाला Q आवेश रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर इस Q आवेश के बीच की और इसके बीच की दूरी को देखें तो ये कंप्लीट r है, तो ये r/2 और ये कितनी हो जाएगी r/2। आधा और आधा मिला करके एक यानी कि r बन रहा है। यहाँ ये जो Q आवेश रखा गया है ये इनके मध्य में है, इसलिए r/2 और r/2 है। आपको Q का मान व प्रकृति ज्ञात करना है। अब दोस्तों हमें किस तरीके से मान और प्रकृति ज्ञात करने हैं, आप लोग देखें कि यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश को या इसको दोनों में से किसी एक को अगर मैं संतुलित अवस्था में देखना चाहता हूँ तो संतुलित कैसे होगा। दोस्तों इन दोनों आवेशों की बात करते हैं। पहले तो इन दोनों के मध्य कूलाम बल कार्यरत है, हमें अच्छे से पता है। और चूंकि ये और ये अगर इन दोनों को क्या माना जाए, अपने तरीके से प्लस मान लिया जाए, तो प्लस और प्लस के बीच बल दोस्तों प्रतिकर्षण का लगता है और इस कारण से ये बल बाहर की ओर लगेगा। इसके कारण इस पर लगने वाला बल, यदि मैं इसे A और इसे B कह देता हूं और इसे मैं C कह देता हूं, तो बल B के कारण, ये लीजिए BA, यानी B के कारण A पर लगने वाला बल, और वो बल इस साइड होगा। दूसरा, अब ये संतुलन में चाहिए तो एक तो इस साइड बल लग रहा है तो ये इधर चला जाएगा, और इस पर इसके कारण इधर लग रहा है तो ये इधर भाग जाएगा। लेकिन इसे संतुलित अवस्था में यदि हम देखना चाहते हैं तो दोस्तों जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लगेगा, तभी वो संतुलित होगा। उतना ही बल इधर लगाना पड़ेगा तो ही वो संतुलित होगा। अब ये बल कब लगेगा, ये इधर की दिशा में बल कब लगेगा, जब यहाँ पर आवेश जो रखा गया है वो क्या हो, ऋणात्मक हो। यानी हमें पता है कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण अगर ये माइनस है तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल अंदर की ओर होगा और ये आवेश संतुलन की अवस्था में होगा। तो हमें क्या करना होगा,
अगर हम इस आवेश को जो बिंदु ए पे स्थित है इसको यदि हम संतुलित अवस्था में देखना चाहते हैं तो इधर जो बल लग रहा है वो तो लग ही रहा है, वो इसके कारण लग रहा है भाई, B पर जो आवेश Q रखा गया है उसके कारण इस पर लगने वाला बल F B A जिसे मैं मान के चल रहा हूं। दूसरी बात कि अब ये इधर बल लगने वाला ये भी तो बराबर होना चाहिए इसके, ताकि क्या हो ये, तो इधर बल लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक आवेश इधर लेना पड़ेगा। हालांकि प्रश्न में कहा गया है कि बीच में एक आवेश रखा गया है, लेकिन वो कौन सी प्रकृति का हो कि बल इधर लगे। अगर ये प्लस होता तो इसके कारण भी बल उधर की ओर लग जाता, लेकिन ये माइनस है जिसकी वजह से बल इधर लग रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जो आवेश रखा गया है उस आवेश की प्रकृति कैसी है दोस्तों, वो आवेश नेगेटिव है, वो आवेश ऋणात्मक है। लीजिए अब इधर की ओर लगने वाला बल जो C के कारण A पर लग रहा है तो इसे मैं FCA कह देता हूँ, FCA कह देता हूँ। दोनों की संतुलन अवस्था कब होगी, संतुलन अवस्था में ये दोनों क्या होंगे, जब बराबर होंगे, यानी FBA बराबर FCA। इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल, दोनों ही बल जब बराबर होंगे तो इसकी अवस्था जो होगी दोस्तों वो संतुलन की अवस्था होगी। हमें Q का मान और Q की प्रकृति पूछी गई है, पता कर लिया कि ये तो ऋणात्मक है, लेकिन इसकी प्रकृति पूछी गई है तो ये कह देना कि ये क्या है, धनात्मक। बीच वाला आवेश अगर छोटे Q का पूछते तो हम क्या कहते हैं, वो ऋणात्मक है। लीजिए B और A, मैंने इधर BA और CA लिख दिया। बल का मान आपको पता है, बल का जो फॉर्मूला है वो K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर होता है और K Q1 Q2 बट्टे क्या होता है, R का स्क्वायर। मान यदि रखे जाए तो दोस्तों K तो K है, लेकिन यहाँ Q1 और Q2 क्या है, यहाँ इसके और इसके बीच लग रहा है, तो Q1 ये और Q2 ये, तो लीजिए Q और Q बट्टे दूरी दोनों के बीच की R है तो R का स्क्वायर, इधर K का K है इंटू Q1 जो है वो Q1 कितना है, Q1 इधर ये Q है, अच्छा Q2 इन दोनों के बीच, ये बल तो किसके बीच लग रहा है, इन दोनों के बीच लग रहा है, तो इन दोनों के लिए हम कहेंगे तो Q और Q, तो Q और छोटा q बटे R यानी दूरी का स्क्वायर। लेकिन R यहाँ से यहाँ तक की है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, AC के मध्य की बात करें तो R/2 है, तो R/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। दोस्तों K Q और Q बट्टे R का स्क्वायर है बराबर, यहाँ K है और क्या है, Q है और एक छोटा वाला Q है बट्टे यहाँ पे R का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बटे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे बचा है R का स्क्वायर, K Q बट्टे R का स्क्वायर और K Q बट्टे R का स्क्वायर। इधर से क्या बचा Q और उधर बचा 4Q, उधर क्या बचा 4Q। तो यदि यहाँ से इधर से बचा है Q, उधर बचा है 4 गुणे Q, यदि यहाँ से क्या किया जाए कि इसका मान Q का मान निकाला जाए तो Q बट्टे क्या होगा 4। प्रश्न में शायद ऐसा लिखा हुआ है कि Q का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो छोटे वाले Q की प्रकृति ऋणात्मक है और नेगेटिव है, हमें पता है बीच वाला हमने नेगेटिव माना है, माना नहीं बिल्कुल ये नेगेटिव होगा तभी ये बल इधर की साइड कार्य करेगा। और ये Q 4 और Q का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये इतना होगा, यानी Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बटे 4, ये बीच वाले आवेश का मान होगा जो कि एक ऋणात्मक आवेश है और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया और ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि बल A को संतुलित अवस्था में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये संतुलित तभी होगा जब एक बल इधर और दूसरा इधर लगे। दूसरा इधर बल कब लगेगा, जब ये ऋणात्मक हो, ये अगर धनात्मक होता तो बीच में प्रतिकर्षण बल और फिर बल इधर ही लगता, दोनों बल एक समान दिशा में होते, लेकिन ऐसा हमें करना है नहीं। तो दोनों बलों का संतुलन हमने किया, फॉर्मूले रखे कूलाम के नियम के अनुसार और फॉर्मूलों में मान रखे, पहले इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल और फिर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो कि इतना होता है। तो ये दोनों का संतुलन करवाने पर कुछ राशियाँ यहाँ पे कैंसिल हो गई और ये बचा और इसके माध्यम से Q इज इक्वल टू -Q/4 हमने यहाँ पे निकाला। तो ये इसका आंसर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ये प्रश्न अंतिम भी है। ये प्रश्न किस प्रकार है, एक समान विद्युत क्षेत्र में
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ये 3 कण रखे हैं, उनके त्वरणों का अनुपात आपको वहाँ पे निकालना है। तो देखिएगा, कहा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, और ये मैंने कहा कि अंतिम प्रश्न है। ये अंतिम प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो है प्रोटॉन ये, और दूसरा आपके पास दे रखा है आपको अल्फा कण। और अल्फा कण क्या होते हैं आप लोगों को अच्छे से मालूम है। प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, आप इसे जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अल्फा कण है, मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ, डी के समान दिखेगा आपको, अल्फा ऐसे लिख देता हूँ। चलिए, तो अल्फा कण है वो आपको पता है कि हीलियम के क्या होते हैं? नाभिक। हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण। 2He4 इसके लिए हम कह सकते हैं। और एक आपसे कहा गया है कि डी यानी ड्यूट्रॉन जो कण है वो रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में। त्वरणों का अनुपात निकालना है, इसके लिए 1H2 ऐसा हम कह सकते हैं ड्यूट्रॉन कण है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि त्वरण का जो फॉर्मूला है वो क्या है? त्वरण ए इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि बल बटे द्रव्यमान, यानी F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में हम लोग अक्सर तीव्रता के पदों में ये जो बल है, बल कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल टू क्यू और E, ये तीव्रता के लिए होता है। अगर मैं त्वरण के इस फॉर्मूले में क्यू ई रख देता हूँ तो क्यू ई अपॉन क्या हो जाता है? एम हो जाता है, और ये साधारण सी स्थिति। अब देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ द्रव्यमान, इधर जो लिखेंगे हम वो होगा कण, और इधर उनके आवेशों के बारे में थोड़ी सी तुलना हम करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रोटॉन कण की बात करूं दोस्तों, तो मान लेते हैं कि उसका जो द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी mp, और प्रोटॉन पर आवेश यानी qp, प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान। साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अपना जो अल्फा कण है, अल्फा कण, इसके लिए तो अल्फा कण ये द्रव्यमान जो उसका होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होगा? 2 गुना, इस बात का ध्यान रखें। और आवेश जो अल्फा कण पर होता है वो प्रोटॉन के समान ही होता है, यानी इसके बराबर होता है। हम इसके लिए तुलना कर रहे हैं कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना? 2 गुना होता है, साथ ही आवेश Qp। और अब अगर डी की बात की जाए, न्यूट्रॉन की बात की जाए, तो दोस्तों न्यूट्रॉन में ये इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? 4 गुना होता है। और यदि आवेश की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश का 2 गुना होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब लीजिए, अगर ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? जैसे यहाँ पर त्वरण का फॉर्मूला ये है, त्वरण, अगर मैं त्वरण पहले निकालता हूँ, अनुपात मेरे को चाहिए, त्वरणों का अनुपात चाहिए, तो त्वरण किसका? प्रोटॉन का। अनुपात त्वरण किसका? त्वरण ए किसका? अल्फा कण। और अनुपात त्वरण किसका? लस्ट वाला यानी न्यूट्रॉन का। तो ये लिखेंगे। अच्छा, त्वरण का फॉर्मूला ये। अब लीजिए, यदि मैं प्रोटॉन के लिए बात करता हूँ तो क्यूपी, प्रोटॉन का आवेश जो हमने माना है, साथ ही ई यानी तीव्रता, और तीव्रता तो समान, लेकिन द्रव्यमान किसका? द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान। मैंने प्रोटॉन के लिए बात की। अब आगे अनुपात अल्फा कण, और अल्फा कण के लिए आवेश कितना? क्यूपी। तो लीजिए क्यूपी गुणे ई बटे, कहा गया एम, और द्रव्यमान कितना होता है? 2 गुना किसका? प्रोटॉन के द्रव्यमान का, यानी 2mp। अल्फा कण पर ये द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान। अनुपात, अब न्यूट्रॉन की बारी आ गई। लीजिए, ये न्यूट्रॉन पर आवेश कितना? 2qp, तो 2qp, और तीव्रता कितनी? E बटे mp। और यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, लेकिन द्रव्यमान कितने गुना है? 4 mp। प्रोटॉन का कितने गुना? 4 गुना। अब आप देखें कि यहाँ पर E है, E से E कैंसिल, QP, और सब में MP कॉमन है, यानी QPE और MP कैंसिल, सब में है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल। यहाँ देखें तो 1 बचा, यहाँ देखें तो 1 ऊपर 1/2, यहाँ देखें तो कितना बचा? 2 से 4 1/2, तो 1/2। ये इसका क्या होगा? अनुपात। और अनुपात ऐसे नहीं लिखा जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ से 2 और बाहर, और क्या हो गया? 1, यहाँ पे 2 होगा,
2:1 लिखें, 2:1:1 है ना। तो ये होगा इसके लिए 2 जब बाहर लिए एक लसप के तौर पे आप ले लीजिए, एक लसप ले लिया, 2 1 से गुणा किया, 2 1 1, तो ये होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो अनुपात जो मिलेगा वो इतना होगा। प्रोटॉन अल्फा कण और ड्यूट्रॉन जो कण है उसके लिए बात की जा रही है, तो उनके त्वरणों का अनुपात 2:1:1 आपको मिलेगा। कैसे किया फिर से समझिए। त्वरण का फॉर्मूला ये, अगर इसमें F = QE रखें तो ये फॉर्मूला इस रूप में बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इधर मैं कण लिख रहा हूं, इधर द्रव्यमान की बात करें, इधर आवेश की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन कण जो है उसका द्रव्यमान मान के चलते हैं mp, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आवेश QP मान के चलते हैं कि प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर आवेश। तो वो अब अल्फा कण के लिए एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का कितने गुणा, 2 गुणा होता है। साथ ही अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के समान ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। न्यूट्रॉन कण के लिए अगर बात की जाएगी तो न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुणा, 4 गुणा होता है। और दूसरी बात कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन पर आवेश का कितना गुणा, 2 गुणा होता है, और इसलिए ये स्थितियां मैंने यहाँ पर रखी। त्वरण के फॉर्मूले में जो है AP के लिए मान रखा यहाँ पे, और यहाँ पर अल्फा कण के लिए, और यहाँ पर किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। आपस में QP कैंसिल हो गए, ई तीव्रता सब में है कॉमन, और MP भी सब में है, इसलिए वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 बचा। तो आप इसको इस रूप में कर सकते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, और अब हम अगले वीडियो में ही अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा गाउस का नियम। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें, और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो एक के बाद एक सीरीज़ के माध्यम से देखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यदि कोई स्टूडेंट नए हैं तो वो जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 से शुरू करें और पढ़ें। तो दोस्तों ये था आपका पहला चैप्टर। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहेंगे आपसे, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।